हाय, मेरा नाम अमित पांडे है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ युगांडियन डिक्टेटर इडी अमीन की पूरी लाइफ से लेके डेथ तक। तो इडी अमीन का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1928 में नॉर्थ वेस्ट युगांडा के एक छोटे से काकवा ट्राइब में उसका जन्म हुआ था। और उस समय काकवा के लोग काफ़ी डेंजर हुआ करते थे। अपने रिचुअल्स में ये इंसान और जानवर का खून पी जाते थे। इसी चीज़ को देख के इडी अमीन बड़ा हुआ। उसे किसी किसी आदमी को मार के उसका उसका खून पीने में उसका खून पीना काफ़ी कॉमन था। उसके बचपन में उसके माता पिता अलग हो गए और उसकी माँ उसको युगांडा के बॉम्बे शहर चली गई, लेकिन वो इतनी गरीब थी कि वो इडी अमीन को पूरी शिक्षा नहीं दे पाई। उसे चौथी कक्षा के बाद हाई स्कूल से छोड़ना पड़ा और घर संभालने के लिए अलग अलग छोटे मोटे काम करने पड़ गए। और कुछ 20 से 21 साल की उम्र में उसने ब्रिटिश मिलिट्री ज्वाइन कर लिया। एंड ऑब्वियसली 6 फुट 4 इंच और युगांडा की लैंग्वेज बोलने वाला अनएजुकेटेड यंग इडी का फायदा कॉलोनाइजर्स कैसे नहीं उठाते। होना चाहिए था एक ओबीडियंट सोल्जर जो हर कमांड को फॉलो और इडी मैंने वही सब उन्हें दिया। उसे उसे बॉक्सिंग स्विमिंग मिलिट्री और रनिंग की ट्रेनिंग ली और ब्रिटिशर्स को अफ्रीका में अपना दबदबा बनाने में मदद की। अब ब्रिटिशर्स के लिए एडी इतना लॉयल हो चुका था कि वो उनको अपीस करने के लिए अपने लोगों को मारना शुरू कर दिया। 1952 से लेकर 1960 तक चले मामो रिवोल्ट में केन्या और सोमालिया के अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था, उसमें इडी अमीन की मदद कर रहा था। वो इतना क्रूर था कि इस रिवोल्ट में शामिल होने वाले सोल्जर्स को जिंदा ही दफना देता था, या तो फिर ऐसे ग्रिजली तरीके से मारता था कि सामने वाले लोग डर जाते थे। अपने लोगों के खिलाफ ऐसी क्रूरता हरकतों को देखकर वो ब्रिटिशर्स के आंखों में आया और वो मशहूर होने लगा। उसका मिलिट्री रैंक बढ़ता रहा और 1962 में जाके वो ब्रिटिश आर्मी का सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर बन गया। जब वो ब्रिटिश आर्मी में बना था सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर, तो उसे एक दोस्त मिला था मिल्टन ओबोटे। ये भी उसी की तरह था और वो ब्रिटिशर्स के नाक के नीचे उन्हीं के गोल्ड आइवरी आर्म्स एम्यूनिशन और कॉफ़ी की स्मगलिंग करने लगे। इनफैक्ट ये दौर था जब वो अपनी पावर का मिसयूज़ करने लगे और युगांडा के लोग जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते वो उनको ही ठिकाने लगाते। बट इन सारी चीज़ों का ब्रिटिश ऑफिसर्स को कान खबर तक नहीं थी, और जब पड़ी तो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि युगांडा का इंडिपेंडेंस डे काफ़ी नज़दीक आ चुका था। अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें सज़ा भी देते तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ब्रिटिश आउट ऑफ पावर। और अगर उनके खुद के लोग उन्हें ही ठिकाने लगाते सो वेल युगांडा को कंट्रोल करने वाला और उस समय कोई लीडर मौजूद ही नहीं था। और 9 अक्टूबर 1962 युगांडा को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ओबोटे को बनाया गया युगांडा का प्रेसिडेंट और इडी अमीन को बनाया गया कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस। उसे जस्ट उसी दिन 1963 को जाके उसे एज अ रिपब्लिक घोषित किया गया। अब रेगुलेशंस के हिसाब से इडी ओबोटे के अंडर आता था, लेकिन वो पहले दोस्त हुआ करते थे जो एक ही लेवल पे काम किया करते थे। सो ऑब्वियसली पैसा पावर और पोजीशन को लेके दोनों में अंधबंध होने लगी, और ये अंधबंध इतनी तक बढ़ गई कि उसने ओबोटे को मारने के लिए एक पूरी आर्मी से तैयार कर ली, जो ओबोटे को जान से मारने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन जैसे ओबोटे को उसके बाद ये इसी बात को उसे पता लगा, तो उसने ईडी के रैंक को डिमोट कर दिया। उसने ईडी को कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस से कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी बना दिया उसे। और इससे दूसरे सारे आर्म फोर्सेस का ईडी का इन्फ्लुएंस टूट गया था। इसके बाद तो मानो ईडी गुस्से से आग का बबूला हो चुका था। उसे बस सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए थी, सिर्फ 2 चीज़ें, प्रेसिडेंट की पोजीशन और ओबोटे की मौत। लेकिन उसने डायरेक्टली नहीं किया। अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के वो लोगों के बीच जाता था, उनके साथ डांस करता था और उनकी प्रॉब्लम्स को समझता और सॉल्व करता। इसकी वजह से वो लोगों में काफ़ी पॉपुलर होने लगा और लोगों का उस पर ट्रस्ट बढ़ने लगा। और आया वो दिन जिसका इडी अमीन को इंतज़ार था, ओबोटे की मौत। बट वक्त को ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं था। 25 जनवरी 1971 को
कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में ओबोटे सिंगापुर गया और इसी मौके का फ़ायदा उठाते ही एडी अमीन ने अपने आप को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब उसकी आर्मी का दबदबा तो युगांडा में पहले से ही था, प्लस उसकी इमेज भी लोगों के सामने काफ़ी साफ थी। लोग कहे ही वाज अ सोल्जर हु टेक्स कंसर्न फॉर हिज पीपल एंड हिज कंट्री, और इसी एजेंडा ने उसे युगांडा का प्रेसिडेंट बना दिया। और यहाँ से शुरुआत और वहाँ से शुरू होता है युगांडा इन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर। पोजीशन को गेन करते ही उसने सबसे पहले ओबोटे को युगांडा में एंटर करने से ही बैन कर दिया और पूरे युगांडा में न्यूज़ फैला दी कि अगर कोई ओबोटे के साथ मिला हुआ है या उसे जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है और अगर ये इसी नई सरकार को पता लगे उसे उसी वक्त मार दिया जाए। उसके बाद तो फिर वो पूरे किलर स्क्वाड को खड़ा कर रहा था, जिसके बारे में ईडी अमीन के अलावा और कोई नहीं जानता था। इनका मकसद बस एक था, अगर कोई ईडी अमीन को मारना चाहता है या वो ओबोटे का साथ देना चाहता है तो उसे उसी वक्त बंदूक की गोली से चीर दिया जाता है या उसके पर कच्छे उड़ा दिए जाते हैं उसके। इनफैक्ट इनके पास इतनी पावर थी उस समय कि तो बस सिर्फ शक के बेसिस पे ये पूरे ट्राइब को ख़त्म कर देते थे। ऐसा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता आचोलियो और लैंगो ट्राइब के साथ, जिन्हें ब्रूटली मारा गया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो ओबोटे के सपोर्टर्स थे। और इसी के बीच में भी एक सरफरी सी चीज़ 1972 में ईडी अमीन को एक सपना आया जिसमें अल्लाह ने उसे आदेश दिया था कि वो सारे एशियंस को युगांडा से बाहर फेंक दे, और एक्चुअल में वो प्रैंक था। बट सुबह उठते ही उसने वही सेम चीज़ उसने घोषणा कर दी, और एक्चुअल में उन एशियंस में इंडियंस ज़्यादा एफ्लुएंट थे जो 60% युगांडन इकॉनमी चला रहे थे। अब उसे इसी बात की इनसिक्योरिटी होने लगी कि वो कहीं पर राज करना शुरू कर दे और उनके सारे राइट्स छीन लिए जाए। इसके बाद उन्होंने सारे एजेंट्स की प्रॉपर्टी को सीज करना शुरू कर दिया, और जो बाहर नहीं गए थे उन्हें ईडी अमीन के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था, और जो वो नहीं मानते तो उन्हें काट के या तो जिंदा मगरमच्छों के झुंड में फेंका जाता था उन्हें। ऐसा माना जाता था कि उसने कम से कम करीब 4000 अपंग लोगों को मगरमच्छों के झुंड के बीच छोड़ दिया। और इसके बाद उसका डर इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब कोई भी अगर उसके कोई खिलाफ उसके आवाज़ उठा दे तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इसी बात को प्रूव करने के लिए उसी ने अपने ही किले में 5 चेम्बर्स बनवाए। ना उन चेम्बर्स में हवा थी, ना एसी, कुछ नहीं था, बस कुछ नहीं था उसमें, और हमेशा उसे वो इलेक्ट्रिक्यूट होता था। जैसे अगर कोई छुआ तो वही सीधा शॉक से मर जाएगा। और उसके बाद फिर वो लोगों को इन चेम्बर्स में डाल के उनको बंद कर देता था। लोग चीखते चिल्लाते दीवार तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन तब तक नहीं होता जब तक उसमें से आवाज़ आना बंद नहीं हो जाती। और कभी कभी पानी छोड़ देता था जिससे सारे इलेक्ट्रिक्यूट होकर टपक जाते थे। और ऐसा माना जाता है कि वो हिटलर का सबसे बड़ा सपोर्टर था। उसने खुद कहा था कि अगर हिटलर ज्यूस के साथ कर सकता तो वो उनके साथ क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद फिर उसने अपने चेम्बर्स को गैस चेम्बर्स में बदलना शुरू किया। इसके लिए जो पॉइजनस गैस का इस्तेमाल करता था और लोग वहीं पर तड़प के मर जाते थे। ऐसा माना जाता है कि उसने कम से कम उन चेम्बर्स में करीब 5 लाख लोगों की जान ली थी। 5 लाख लोग से ज़्यादा लोगों की जान ली थी उसने। उसके बाद फिर वो जिन लाशों को जिनों को मारता था उनकी लाशें अपने कमरे में लाता था, या तो उनके साथ वक्त बिताता था, उनके साथ बात करता था, या तो फिर उनके साथ सो जाता था। उसके बाद फिर ये हुआ कि उसका कमरा काफ़ी गुप्त था, किसी को भी परमिशन नहीं थी। लेकिन जब उसकी 5वीं भी छुपके से गई तो तब उसने जो देखा शायद ज़िंदगी में भी हम जैसे लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था। वहाँ उसने 2 बड़े फ्रीजर्स में 2 कटे हुए सर देखे, और उस कमरे में बहुत सारी लाशें थी जिनके कई अंग गायब थे, जैसे कि होठ, लिवर, नाक और जेनिटल्स। ईडी के इस बात को कोई नहीं जानता था, लेकिन उससे उसकी मानसिकता झलक गई। कुछ तो था जिससे सब किया जा रहा था, लेकिन वो लोगों के सामने वो था द मैन ऑफ द पीपल। लेकिन धीरे धीरे ये सच्चाई बाहर आने लगी।
इसके बाद फिर क्या हुआ, उसके पर्सनल डॉक्टर ने उसे डायग्नोज किया कि उसे हाइपोमेनिया, स्क्रिज्नोफेनिया और सिफिलिस जैसी दिमागी बीमारियां उसे, और वो उसे मानने को तैयार नहीं था। वक्त के साथ साथ उसका पागलपन और बढ़ता चला गया और युगांडा की इकॉनमी गिरती रही, और उसने पावर रहने के लिए उसने टैंजानिया पर अटैक किया, लेकिन वो हार गया। हारने के बाद वो लिबिया भाग गया और फिर वहाँ से सऊदी अरेबिया, और अंत में 16 अगस्त 2003 को ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी सऊदी अरेबिया में उसकी मौत हो गई। तो यही है युगांडन डिक्टेटर इडी अमीन की पूरी स्टोरी। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, कि उनको पता लगे कि युगांडा में ऐसा डिक्टेटर था जो अपने लोगों की लाश खा लेता था। धन्यवाद।